तो हमने पिछली बार हमने यहाँ तक देख लिया था मोनार्क तितली के बारे में कि कैसे ये तितली उत्तरी अमेरिका से शुरू होके कनाडा के बॉर्डर, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर से शुरू होके नीचे आती है और नीचे आने के बाद वहां पे यहाँ एक पीढ़ी यहाँ से यहाँ के खत्म हो जाती है। एक पीढ़ी इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ खत्म हो जाती है, दूसरी पीढ़ी यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर तीसरी पीढ़ी आगे जाती है, तीसरी पीढ़ी जाके उसको पूरा करती है। तो ये हमने पिछली बार देखा था कि ऐसे 3 पीढ़ियों में जाके ये पूरा करती है। तो ये हमें बड़ा एक काफी लंबी यात्रा थी, 4750 किलोमीटर की यात्रा थी। पर आज हम ये जो हम आप सबने देखा होगा ये, है ना? गाँव में भी होता है, सब जगह होता है, पर ये स्पेशल है ना? ये कीड़ों में जितने भी कीड़े हैं, उसमें सबसे लंबी यात्रा करने वाला, माइग्रेशन करने वाला, ये ग्लोब स्किमर बोलते हैं इसको, ग्लोब स्किमर, है ना? हमारे यहाँ तो सब सारे इनको बचपन हम छोटे थे, हम इसको हेलीकॉप्टर बोल देते थे, जब हम छोटे थे, पर इसका नाम, इसको वैसे ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं इंग्लिश में। ड्रैगन फ्लाई की बहुत सारे तरीके की हैं, प्रजातियां हैं, उसमें से ये जो ग्लोब स्किमर है, ये एक कमाल का है। ये 7200 किलोमीटर एक साइड करता है, 7200 किलोमीटर की यात्रा एक साइड में, यानी वापसी में 14,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। देखिए आप, एक छोटा सा कीड़ा, है ना? कितना लंबी यात्रा है, मतलब 3000 कुछ, मतलब करीब 35-37 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर के करीब हमारा यहाँ से कन्याकुमारी हो जाता है? तो ये उससे भी कितना आगे जाता है। और इसकी यात्रा कहां से कहां है, जिसमें से देखिए ये 7200 किलोमीटर तो बिना रुके, बीच में इसको जगह नहीं मिलती। और ये नहीं कि एक ही बारी, एक ही पीढ़ी, इसमें भी 4 पीढ़ी लग जाती हैं, है ना? ये देखिए कैसे ये एक, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी छोटे कीड़े हैं, कीड़ों की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे लंबी माइग्रेशन, सबसे लंबा प्रवास ये ग्लोब स्किमर करता है। कहां से कहां करता है? ये देखिए, इसकी एक यात्रा 14, इसकी आना जाना मिला के 14,000 से लेके 18,000 किलोमीटर तक है। मतलब कमाल है एक छोटे से कीड़े के लिए। ये शुरू कहां से होती है, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। वैसे ये हमारे इंडिया के दक्षिणी भारत से, हमारे दक्षिण भारत से शुरू होती है, वहां से उड़ के जाता है। सबसे पहले आता है मालदीव्स में, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स है, लक्षद्वीप है हमारे, लक्षद्वीप के बाद मालदीव्स है। तो मालदीव्स में आता है, वहां एक पीढ़ी खत्म हो जाती है, दूसरी पीढ़ी वहां से चलती है सेशेल्स की तरफ, सेशेल्स आ जाता है यहाँ पे, है यहाँ से तीसरी पीढ़ी आ जाती है सीधा मोजाम्बिक अफ्रीका के अंदर, और यहाँ से ये मोजाम्बिक से फिर युगांडा होते हुए फिर वापस भारत में आती है। तो ये इतनी 4 पीढ़ियों में ये पूरी यात्रा कर लेते हैं। और कितनी करते हैं, ये एक गजब की बात है। 14,000 किलोमीटर से लेके 18, ये 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा ये कर देते हैं, 18,000 किलोमीटर तक की है। ये देखिए कैसे करते हैं। एक पीढ़ी यहां से चली, ये अगस्त में, अब ये जो महीना अगस्त का अगला महीना है अब हमारा जो आ गया है, इसमें इनका प्रवास शुरू हो जाएगा। ये दक्षिणी भारत से शुरू होंगे और अक्टूबर तक मालदीव से पहुंचेंगे। अब देखें इसका जो जीवन है ना, 3 महीने का है इस कीड़े का, 3 महीने की जिंदगी है इसकी। 3 महीने में इतना चल देता है ये। 3 महीने में यहाँ से हमारे दक्षिण भारत से चला और ये मालदीव तक आ गया। मालदीव से फिर चलेगा, फिर ये अगले 3 महीने में नवंबर तक आ जाता है, अक्टूबर नवंबर तक यहाँ तक आ जाता है। उसके बाद दिसंबर में यहाँ पहुंच जाता है और दिसंबर से फिर वापस युगांडा होता हुआ फिर दक्षिणी भारत में वापस आ जाता है। तो ये कमाल का कीड़ा है, छोटा सा कीड़ा। और इसके साथ साथ इसकी, यही नहीं कि ये इतना लंबी यात्रा कर रहा है, बहुत ऊंचा भी उड़ता है, 1 किलोमीटर हवा में उड़ता है, हवा में 1 किलोमीटर ऊपर, है ना? यानी हमें दिखेगा भी नहीं अगर ये जा रहा होगा तो मतलब बहुत ही कमाल का कीड़ा है। और इसके जाने का कारण क्या है, लोगों ने सोचा भाई ये जाता क्यों है, इतनी लंबी यात्रा किस लिए करता है, इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तो इसका कारण क्या है, ये जो ताजा पानी है ना, पानी बरसात के पीछे पीछे चलता है। ये जैसे जैसे बरसात वापस चलती है, वैसे वैसे बारिश के पीछे पीछे ये चलता है, क्योंकि इसको प्रजनन करने के लिए पानी चाहिए, ताजा ताजा पानी चाहिए, है ना? समुद्र में प्रजनन नहीं कर सकता ये, इसको मीठा पानी चाहिए, इसलिए इन टापुओं पे रुकता रुकता जाता है। दक्षिण भारत से शुरू होके जाएगा पहले मालदीव्स में, मालदीव से सेशेल्स में, ये सारे आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, द्वीपों में रुकेगा क्योंकि वहां बारिश होगी, मीठा पानी मिलेगा, वहां ही अपना प्रजनन करेगा, बच्चे होंगे इसके, फिर अगली पीढ़ी आगे जाएगी। तो यहाँ आते आते ये जो अगली पीढ़ी है, फिर बारिश का मौसम हमारा शुरू हो जाता है तो ये फिर वापिस आ जाता है यहाँ पे, है। तो ये लगातार एक तरह से इसका सर्कल है पूरा, है ना?
और ये बड़ा ही मतलब इसको समझने में, साइंटिस्टों को समझने में ही इतना टाइम लग गया कि ये क्यों करता है। अब इसके साथ साथ एक और है, आप सोच रहे होंगे ये फोटो मैंने क्यों लगाई है यहाँ पे, ये भी एक, इसके साथ इसका भी रिश्ता है ना, ये दोनों बड़े जबरदस्त हैं। ये इसका भी, इसके बारे में बताता हूँ। इसका नाम है अमूर। ये फाल्कन है, एक तरह का बाज है, इसका नाम है अमूर। इसका नाम अमूर क्यों है? क्योंकि ये अमूर नदी है चाइना में एक, वहां का रहने वाला है ये, और ये वहां से आता है दक्षिणी हमारे भारत में। देखिए ये हिमालय को पार नहीं कर पाता क्योंकि बहुत छोटा है, तो इस तरफ से आता है, बंगाल से, बर्मा साइड से, नागालैंड से होता हुआ हमारे देश में आता है ना। नागालैंड में इस टाइम जब ये आता है तो बहुत लोग टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये झुंड का झुंड आता है, एक दो नहीं होता, बहुत सैकड़ों की गिनती में आते हैं। पहले तो इनको पकड़ के ये लोग खा भी जाते थे, पर अब इसको, अब उन्होंने समझा है कि भाई ये आता है तो हमारे देश में, हमारे जगह में टूरिस्ट आते हैं तो उनसे हमारे को आमदनी होती है। अब इनको खाना उन्होंने बंद कर दिया है। तो ये जो है, ये, अब ये जो बाज है, इसका आप कहेंगे कि भाई वो ड्रैगन फ्लाई से क्या मतलब है? तो ये जो अमूर फाल्कन है, अमूर बाज जो है, ये जो है कीड़े खाने वाला एक बाज है ना। जैसे हम देखते हैं बाज जो है बाकी चिड़ियों को मार के खाता है, कबूतर को मार के खाता है, पर ये जो है बहुत छोटा है, और छोटा होने के कारण ये कीड़े खाने वाला है। और इसकी यात्रा 22,000 किलोमीटर की है एक साल के अंदर, है ना। कमाल की बात है। आप कहेंगे भाई ये इतना लंबा यात्रा क्यों कर रहा है? तो इसको क्या चाहिए? इसको कीड़े खाने हैं। और ये कीड़े खाने के लिए कई दिन तो ये बिना, क्योंकि समुद्र के ऊपर से उड़ेगा, पूरा हिंद महासागर को पार करके इसको जाना है, तो ये कई दिन तो बिना लैंड करे उड़ता ही रहता है, कई दिनों तक, है ना। और क्यों उड़ता है? ये एक खासियत देखो, अमूर नदी ये है रशिया, ये रशिया ऊपर है, इधर मंगोलिया है, और यहाँ पे ये अमूर नदी है? याद रखिएगा, ये दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी नदी है ना। और इसकी इसकी लंबाई है 2824 किलोमीटर। तो ये नदी है जो चाइना को और रशिया को और मंगोलिया के बॉर्डर से होती जाती है, यानी दोनों को अलग करती है लगभग, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो है, इसका नाम इसीलिए अमूर, ये अमूर नदी है, इसीलिए इसको वहां पे ब्लैक ड्रैगन नदी भी बोलते हैं चाइना में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये ब्लैक ड्रैगन नदी कौन सी है, तो आप कह सकते हैं चाइना में अमूर नदी का ही नाम ब्लैक ड्रैगन नदी भी है। ये यहाँ से मंगोलिया से शुरू होके और यहाँ पे पैसिफिक, ये चाइना, ये जापान के पास, यहाँ पे सी ऑफ जापान में गिरती है। ठीक है। तो अब आप कहेंगे साहब ये जो अमूर ड्रैगन, अमूर जो फैल्कन है, ये यहां से उड़ना शुरू करता है। देखिए ये इलाका इसका, यहाँ से आता है पूरा बर्मा, इधर से बर्मा से होता हुआ हमारे नागालैंड, बांग्लादेश के ऊपर से होता हुआ, और जो हमारा ये ड्रैगन फ्लाई, जो ये जो हमारा ग्लोब स्किमर, जो कीड़ा जो उड़ता है, लगभग उसी रास्ते पे आता है। अब साइंटिस्टों को इतने साल के बाद हम लोगों को समझ में आया कि ये अमूर यहाँ पे फैल्कन क्यों आता है? ये अमूर इन कीड़ों को खाने के लिए आता है, और इन कीड़ों के पीछे पीछे ये भी चलता है। जैसे जैसे ये फाल्कन, ये कीड़े यहाँ से आते हैं, उसी के पीछे पीछे ये फाल्कन जो बाज है, ये भी इनके पीछे पीछे उड़ता हुआ आता है, खाता हुआ कीड़े खाता है, और हवा में ही पेट भरता रहता है, और इनके पीछे पीछे ही वापस चला जाता है? तो ये भी एक बड़ी बात है ये अमूर फैल्कन की, जो कि वो भी ये माइग्रेशन करता है, प्रवास करता है अपने खाने की वजह से इस कीड़े के लिए, है ना। तो ये भी वो करता है 18,000 किलोमीटर की यात्रा, वो छोटा सा कीड़ा, और ये करता है 22,000 किलोमीटर की यात्रा, क्योंकि ये चाइना से शुरू होता है। अगला कीड़ा, एक और कीड़े की हम बात करें, तो ये कीड़ा जो है ये भी बड़ा स्पेशल है। हमने देखा था मोनार्क तितली को, है ना। तो हमने कहा भैया बहुत लंबा उड़ती है, 2000 कितना 3000 करीब किलोमीटर वो यात्रा करती है। पर ये जो तितली है ना, ये हर जगह मिलती है, हमारे देश में भी मिलती है, यूरोप में भी मिलती है, अमेरिका में भी मिलती है, बड़ी कॉमन तितली है। इसको बोलते हैं पेंटेड लेडी, यानी रंग किया हुआ लेडी, मतलब एक लड़की या औरत को रंग कर दो, सुंदर बनाया, बहुत रंग बिरंगी है, इसलिए इसका नाम पेंटेड लेडी है। ये खासकर ये यूरोप की रहने वाली है, वैसे देखा जाए तो स्कैंडिनेविया, यानी जो उत्तरी यूरोप है, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, उन देशों में रहने वाली उसको स्कैंडिनेविया कहते हैं, है ना। और ये वहां से इंग्लैंड से होती हुई 6 जनरेशन में, देखिए अब कमाल की बात है, मैंने आपको बताया था कि 3 जनरेशन में मोनार्क तितली अपनी ये प्रवास पूरा करती है।
एक चलती है, फिर वो दूसरे बच्चा होता है, फिर वो यानी परपोता जो है वो जाके वहां पहुंचता है वापस। फिर हमने देखा था अमूर, ये जो ग्लोब स्कीमर है वो 4 पीढ़ियों में अपनी यात्रा पूरी करता है। पर ये जो तितली है ये 15,000 किलोमीटर की यात्रा करती है और 6 पीढ़ियों में अपनी यात्रा पूरी करती है ना। कहां से कहां तक देखिए इसको, ये हर रोज 160 किलोमीटर हर रोज उड़ती है, 30 मील की स्पीड से। 30 मील यानी 1 मील में 1.5 किलोमीटर हो गया, तो इसको आप यानी आप मान लीजिए करीब 45-50 किलोमीटर के बीच में इसकी स्पीड रहती है। इतनी स्पीड से उड़ती है छोटी सी तितली, और 160 किलोमीटर एक दिन में उड़ जाती है। देखिए यहां से उड़ती है, ये है पेंटेड लेडी है। ये ऊपर से देखो, यहां से जब साउथ में आती है ऊपर से नीचे आती है, ये इसका स्कैंडिनेविया वाले देश है हमारे, वहां से ये सब नीचे को आती हैं। ये अमेरिका में यहाँ आएगी, हमारे भारत में दक्षिण की तरफ चली जाएगी, बॉम्बे की तरफ, गोवा की तरफ नीचे को आती है। और जब जब इसका ऊपर जाने का रास्ता आएगा तो ये वापस ऊपर जाती है। तो ये आना और जाना इसका करीब 15,000 किलोमीटर का हो जाता है, और 6 पीढ़ियों में ये यात्रा पूरी करती है ना। ये देखिए, ये यूरोप से, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, यहाँ पे आ जाते हैं, है ना, नॉर्वे, स्वीडन, और सबसे इधर फिनलैंड है, सबसे इधर फिनलैंड है जो कि रशिया से टच होता है। हाँ, तो ये, और ये आइसलैंड हो गया हमारा। तो ये इंग्लैंड से होता हुआ, ये पूरे यूरोप से होता हुआ, ये स्पेन है, फ्रांस है, इसके बीच में से होता हुआ अफ्रीका में नीचे कॉन्गो देश तक जाता है, कॉन्गो तक जाते हैं, और वहां से फिर वापस ऊपर जाती है। इसको कैसे पता रहता है कि मैं यहां जाऊंगी, फिर मेरी इस पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को पता है कि मुझे वापस वहां जाना है। ये एक कुदरत का करिश्मा है ना, जो साइंटिस्ट आज तक नहीं समझ पा रहे हैं ये कैसे होता है। पर मैं आपको कुछ हिंट दूंगा बाद में, लास्ट में, है ना। अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं और क्या क्या है। अब ये आपने सबने देखा होगा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेडी बग्स, है ना। इसको लेडी बग बोलते थे, सबने देखा होगा, हमारे देश में बहुत जगह कीड़ों बरसात में भी मिलते हैं। पर ये जो साउथ कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में एक जगह है जो सबसे वेस्ट का, है ना, सबसे पूर्व का, जो पश्चिम का, है ना, पश्चिम का जो इलाका है, वहां पे कैलिफोर्निया एक स्टेट है, अमेरिका का एक स्टेट है, वहां पे ये होता है। अब इसको क्या हो कि ये उड़ के जाता है वापिस आता है, ऐसा नहीं है। पर इसको इसको कई लोग कहते हैं माइग्रेट करती नहीं है, ये तो बस ठीक है, ऊपर से ग्लाइड करके चली जाती है, वापिस आने का इसका कोई ऐसा वो नहीं है। तो फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूं, क्योंकि ये कमाल की बात है कि ये जब एक साथ जाती है ना, 130 किलोमीटर लंबा, 130 किलोमीटर चौड़ा, इतना बड़ा एरिया में एक साथ जाती हैं ये। कितना बड़ा झुंड होता होगा जो 130 किलोमीटर चौड़ा होगा, 130 किलोमीटर लंबा होगा। इतनी सारी ये बीटल्स जो हैं एक साथ उड़े, और ये उड़ती भी नहीं है, ये सिर्फ ग्लाइड करती हैं, मतलब पंख खोल देंगे, हवा इनको धक्का दे के ले जाती है। कहां लेके जाती है, ये एक कमाल है, ये मैं आपको दिखाता हूं क्यों लेके जाती है। ये एक बड़ी शिकारी चीज है, शिकार करती है ये, और ये किसानों के लिए, हमारे लिए बड़े फायदेमंद चीज है लेडी बग। क्योंकि ये क्या करती है, जो कीड़े होते हैं ना फसल के छोटे छोटे, है ना, इनको एफिड्स बोलते हैं, एफिड, हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। इसको मतलब छोटे कीड़े जो फसल को नुकसान करते हैं, आपने देखा होगा, छोटे छोटे ये हरे हरे सफेद तरीके के बहुत होते हैं, ये फसल पे लग जाते हैं, सरसों के ऊपर भी लग जाते हैं। तो ये जो है, ये लेडी बग इनको खाती है ना। इनको खाने के लिए वहां से नीचे आती है और इनका शिकार करती है। कैसे करती है वो मैं आपको दिखाता, फिर चलो उसको फिर कभी दिखा देंगे ये। अब हम एक और प्राणी पे आ जाते हैं, जिसके बारे में ये हजारों सालों से कर रही थी प्रवास, पर लोगों को पता ही नहीं था, है ना। ये अभी कुछ साल पहले यूरोपियंस ने, एक जर्मन साइंटिस्ट आया, उसने आके देखा, तो उसको पता चला कि ये भी बड़ा कमाल की चीज है, और वास्तव में कमाल है ना। इसको बोला जाता है किनशासा की बैट, या इसको दूसरा एक नाम और भी है इसका, इसको बोल देते हैं स्ट्रॉ कलर्ड। स्ट्रॉ मतलब एक इसका भूरा भूरा सा जो रंग है ना छाती पे, इसकी वजह से इसकी पीठ पे भी बाल होते हैं, आगे भी बाल होते हैं। इसी तरीके की बैट हमारे देश में होती है, पर वो दूसरी है, पर ये बैट स्पेशल है, इसको किनशासा बैट बोला जाता है। अब किनशासा क्या होता है, किनशासा क्या है, किनशासा एक नेशनल पार्क है, जैसे हमारे यहाँ रणथंबोर है, जिम कॉर्बेट पार्क है, उसी तरह से इसके लिए किनशासा नेशनल पार्क बनाया हुआ है। और ये जो है भैया, ये माना जाता है कि जितने भी माइग्रेशन होते हैं मैमल्स के, मैमल्स मतलब
जो अपने बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, है ना, उनमें जितने भी मैमल हैं, सबसे बड़े ज्यादा मैमल एक साथ अगर कहीं जाने वाली बात आए तो ये किनशासा बैट का माइग्रेशन है ना। और ये करीब 8 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 8 मिलियन यानी 80 लाख, तकरीबन 1 करोड़ मान लीजिए, 1 करोड़ बैट एक साथ जाती है। कहां से आती हैं, कहां को जाती हैं? ये आती हैं अफ्रीका के अलग अलग जगह से, मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे ज्यादातर जो है कोंगो से आती हैं, कोंगो से आके जाम्बिया के किंशासा पार्क में आती है। जाम्बिया कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाऊंगा जाम्बिया कहाँ है। ये देखिए, ये जाम्बिया है, आप, ये है जाम्बिया, देखिए यहाँ जाम्बिया है ना, और ये अंगोला, ये कोंगो है। और ये जो बैट है, ये आपको मैं दिखाऊं, ये बैट जो है अफ्रीका के इस तरीके से आके यहाँ पे उल्टी लटक जाती है? आपको पता है चमगादड़ तो उल्टी लटकती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर इसमें खासियत क्या है, कमाल की बात यह है, सिर्फ 2 हेक्टेयर का जगह है, 2 हेक्टेयर का, यानी 1 हेक्टेयर में कितना होगा, 10,000 गज, 10,000 गज मेरे ख्याल होता है 1 हेक्टेयर में। 20,000 गज का जो एरिया है, सिर्फ उसी जंगल में, उतना सा जंगल है, उसी में आके रुकती हैं ये। अब मैंने आपको बताया था 80 लाख आती हैं, तो 80 लाख आके अगर इतने से एरिया में आके रुकेंगी, पेड़ लटक जाते हैं, नीचे को झुक जाते हैं। अब ये देख रहे हैं ना पेड़, ये नीचे झुक गया है, ये गुच्छे का गुच्छा बना के ऐसे सारा दिन रहती हैं, और रात होते ही उड़ के जाती हैं अपने खाना खाने के लिए। खाती क्या है वो, इनका ये एक है, ये मसूक, ये जो हमारे यहाँ जिसको लोकाट बोल देते हैं, और पर यहाँ पे इसको बोला जाता है, इस फल का नाम है मसूकू, मुसुकू है, ये मुसुकी फ्रूट है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूं, मुझे दिखेगा, हाँ, ये मुसुकू फल जो है, इसको खाती है। ये एक तरीके का लोकाट है, बड़ा मीठा है, और उसके तरह और 2-3 और फल भी हैं वहां पे, उनको खाती है। अब कितने फल होते होंगे भैया उस इलाके में, किंशासा नेशनल पार्क में, आप ये लगा लीजिए एक दिन में 6 टन फल खाती हैं। एक दिन में 6 टन, यानी अपने बॉडी का अगर वो 100 ग्राम की है, तो वो 200 ग्राम फल खाती है एक चमगादड़। यानी पूरे 3 महीने के अंदर प्रवास जो इनका है, उसमें 3,30,000 टन। कुदरत ने कैसे इंतजाम किया है ना, हर प्राणी के लिए इंतजाम है कि उनके लिए इतना फल इकट्ठा करके रखा है कि वो आएंगी, खाएंगी, कोई भूखा नहीं मरता, सब खा के आराम से तृप्त होके वापस अपने घर जाती हैं, है ना। कितना जबरदस्त इस चीज को बनाया है। इसके साथ देखिए लोकाट, इसको वाइल्ड लोकाट बोल देते हैं। ये मुसुक को हमारे यहाँ लोकाट फल आता है, उसी की तरह होता है, मीठा होता है। उसी की तरह एक वाटरबेरी और रेड मिल्क वर्म, मिल्क वुड फूड फूड होता है, ये सब मीठे फल हैं, उनको ये खाने के लिए यहाँ आती है। और इसका फायदा भी है बहुत। देखिए हम इंसान ने बड़ा नुकसान किया है हर जगह इसकी, इसका शिकार करने के लिए। अब ये 2 हेक्टेयर की जगह है, उसकी रखवाली के लिए गवर्नमेंट को, वहां के लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शिकारी इनके पीछे पड़े रहते हैं, वो इनको शिकार करके इनको खा जाते हैं, और जिसकी वजह से ये बहुत बहुत ज्यादा नुकसान में हो रहे थे। अब फिर से इनकी गिनती बढ़ गई है। और इनके फायदा क्या है कि ये फल जो खाती हैं, उसके बीज को दूर दूर तक पहुंचा देती हैं। देखिए ये कहां कहां से आती है, अफ्रीका के इस सबसे इस वेस्ट कोस्ट से लेके इधर यहां तक कि यमन से, सऊदी अरेबिया के नीचे वाले हिस्से से लेके, सोमालिया से लेके इथोपिया, सूडान, वहां से होके, और यहाँ दक्षिणी अफ्रीका से लेके, सब यहाँ पे जाम्बिया में आती हैं। तो इतने इलाके में जब ये जाती हैं, तो सारे में बीज फैला देती हैं, तो बड़े फायदेमंद चीज है। तो ये हर साल आती हैं, इसी सीजन में आएंगी, फल खाने के लिए आएंगी, जब यहाँ फल होता है तभी आती हैं, और ये फल खा के वापिस अपने अपने इलाके को चली जाती हैं। पर ये कमाल का प्रदर्शन है, और कमाल के वो है, जो कि दूर दूर से लोग देखने आते हैं उस चीज को, है ना। उन्होंने अब बहुत ज्यादा होटल खोल दिए वहां पे, जाम्बिया वालों को पता चला भैया लोग आते हैं देखने के लिए, उन्होंने वहां पे जंगलों, उस जंगल के आसपास बड़े होटल खुल गए। जैसे आप जिम कॉर्बेट पार्क जाएंगे या रणथंबोर जाएंगे, तो आपको बाहर होटल ही होटल मिलेंगे टूरिस्ट के लिए। उसी तरह से यहाँ पे अब इस छोटे से प्राणी की वजह से लोगों की बड़ी कमाई हो रही है। बड़ा अच्छा कमा रहे हैं। और देखिए कैसे झुंड का झुंड आता है, बड़ा खूबसूरत, देखिए कितना है एक साथ, कितना एक साथ इतनी आती हैं। तो
कमाल की चीज है। और कोई कहीं इनको वापस अपने अपने इलाके में जाना, देखिए ये भी कमाल है। कोई साउथ अफ्रीका से आई होगी, कोई यमन साइड से आई होगी, पर इसको पता है मुझे कहाँ जाना है ना। सब एक साथ आएंगी, खाएंगे पिएंगे, और वहां पे अपनी भरत मिलाप करके चाचा ताऊ से मिलके फिर अपने अपने इलाके में वापस चले जाएंगे हैं। तो ये एक बड़ी कमाल की चीज है। अच्छा, और हम आगे चलते हैं। अब एक ऐसा प्राणी जो जमीन पे चलने वाले जितने भी प्राणी, अभी देखो हमने देखा था पानी के अंदर चलने वाला, बहुत लंबी लंबी यात्रा करने वाले हमने प्राणी देखे। हमने देखा हवा में चलने वाला आर्कटिक टर्न, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से फिर उत्तरी ध्रुव, चांद तक 4 बार आना जाना इतना कर लेती है ना। पर अगर हम जमीन पे चलने वालों की बात करें, जो जमीन जमीन पे यात्रा करते हैं, तो उसमें ये जो कैरिबू है, इसको कैरिबू बोलते हैं। ये जमीन पे चलने वाले जितने भी प्राणी हैं, उसमें सबसे लंबा प्रवास इस प्राणी का है ना। ये कनाडा में और उत्तरी अमेरिका में अलास्का साइड में मिलता है। एक साल में 4,868, यानी आप मान लो 4,900 किलोमीटर की यात्रा करता है एक साइड। और कई तो और भी ज्यादा गए, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए पहले आप इस प्राणी को देख लीजिए, कितना खूबसूरत है। ये सींग जो है ना इसके, ये सींग सीजनल है। जब इनका कोई मौसम, जब इनको प्रजनन का मौसम आता है, तब मेल के सींग निकल आते हैं, है ना, लड़ने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए। और जो फीमेल है उसके सींग नहीं होते, पर मेल के सींग आ जाते हैं, और ये झुंड का झुंड होता है। और देखिए कई तो झुंड, कई इतने बड़े बड़े झुंड मिले हैं कि ये क्या करते हैं, जो नीचे देखिए कहां से कहां जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। Northern Canada's wild frontier. Here, nature stages one of her greatest dramas. अगर आप इसको हवा से ना देखें तो आपको समझ नहीं आएगा कितना बड़ा झुंड है। इसलिए इसको ऊपर से फोटो ली गई है, क्योंकि ये डरते भी बहुत हैं, आदमी को देख के भागते हैं। इनके पीछे और भी प्राणी लगे रहते हैं। हाल ये जो है कनाडा के नीचे वाले हिस्से से जाएंगे अलास्का में, ऊपर बिल्कुल अलास्का में। वहां पे उस टाइम गर्मी की वजह से घास, बर्फ पिघल जाएगी, घास आ जाएगी, तो ये नीचे से जाती हैं ऊपर, वहां घास वास खाएंगी, और जब वहां बर्फ पड़ने लगेगी फिर वापस अपने इस इलाके में आ जाएंगे। तो हर साल का ये यात्रा है, ये यात्रा देखिए इनकी। Every year, 3 million caribou migrate across the Arctic tundra. अब आप देख रहे होंगे सबके सींग, immensity of किसी the के भी herd सींग नहीं है, can सबके only टूट be चुके हैं सींग, properly appreciated क्योंकि अब from इनका the air. माइग्रेशन का टाइम है, सबके सींग हट जाते हैं। Some herds travel over 2,000 miles a year in search of fresh pastures. This is the longest overland migration made by any animal. जितने भी प्राणी हैं उसमें सबसे लंबा प्रवास जो जमीन पे चलने वाले हैं, सबसे लंबा प्रवास इसका है। और कमाल की बात यह है कि जो बच्चों का जन्म होता है ना, वो इसी टाइम में होता है। तो एक दिन का बच्चा भी They're चलता है इनके constantly साथ on the move. इतनी लंबी यात्रा में। आप देख रहे हैं छोटे Newborn छोटे बच्चे calves साथ have में to हैं, be ये up छोटे and छोटे बच्चे running 1-2 the दिन day के हैं they're बस, born. ये इनके साथ साथ चलते हैं। तो ये आपने देखा, ये देखिए यहां से शुरू होता है। ये इनका जो कनाडा का नीचे वाला हिस्सा है, सर्दियों में ये यहां आ जाते हैं, और सर्दियों में जाने के बाद जैसे ही थोड़ी गर्मी शुरू होती है, ये शुरू हो जाते हैं ऊपर जाना। यहाँ पे ये बच्चे देते हैं, और फिर आगे जाके यहाँ पे इनका घास खाने वाली जगह आ जाती है अलास्का में, जो पूरा बर्फ से ढका रहता है। और उसके बाद ये फिर नीचे आते हैं, नीचे नीचे को फिर नीचे आते हैं पहाड़ों से होते हुए, फिर वापस यहाँ आ जाते हैं। तो ये साल भर में ये चलता रहता है। ये जो कैरिबू है आपको दक्षिणी उत्तरी अमेरिका में तो मिलता ही है, आपको यूरोप का और रशिया का ऊपर वाला इलाका, रशिया के ऊपर वाले इलाके को कहते हैं सर्बिया, साइबेरिया, साइबेरिया यूरोप वाले इलाके में भी ये मिलता है। पर ये जो ग्रुप है इसका स्पेशल नाम है
इसको बोला जाता है पॉर्क्यूपाइन झुंड। पॉर्क्यूपाइन झुंड है, इंग्लिश में बोल देते हैं हर्ड। एक हिरन के समूह को बोलते हैं हर्ड, है ना, जैसे शेर के समूह को बोल देते हैं प्राइड। तो ये जो है, और मछली के समूह को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा लास्ट में तो देखेंगे क्या बोलता है, कोई जवाब देगा तो। मछली के झुंड को क्या बोला जाता है? तो ये जो इस तरह का हर्ड है, ये जो है, ये वाला हर्ड पॉर्क्यूपाइन हर्ड, ये 1,70,000 के करीब है। इतने हिरन एक साथ जाते हैं, और कई तो इतनी लंबी यात्रा पकड़ी गई है, कईयों को जो स्टडी किया गया कि 5,000 किलोमीटर की यात्रा तक करी है एक कैरिबू ने, है ना। और ये यात्रा इतनी आसान नहीं है, बहुत टफ है। इनके पीछे बड़े दुश्मन लगे रहते हैं, इंसान तो है ही है, उसके अलावा वुल्फ, भालू, सब इनके पीछे लगे रहते हैं। एक वीडियो में दिखाता हूं, क्योंकि वो भी इसी चीज का इंतजार करते हैं कि कब ये कैरिबू आए तो हमारा पेट भरे, हमारे बच्चे पेट भर, वो भी, उनको भी पालना अपने बच्चों को। तो ये कुदरत ने एक नियम बनाया हुआ है सब प्राणियों का पेट भरने के लिए, है। देखिए कैसे शिकार करते हैं। Not only is their prey seasonal, अभी it's इनको also पता hard नहीं to है find. शिकार कहाँ है। They've कैरिबू been इंतजार searching कर for रहे हैं कि days कैरिबू without आएगा a sign. तो हम उसका शिकार करेंगे, इंतजार कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो लगा रहे हैं अभी। Somewhere in this immense landscape, there is food for them. This is it, caribou. इनको ढूंढ रहे हैं वो। Traveling 30 इनका miles रास्ता a मिल गया, day, फिर इनके they पीछे can पड़ जाएंगे। cover अभी वो nearly रास्ता ढूंढ रहे हैं 2,000 कहाँ है वो। miles during the summer months. The wolves will starve if they don't find the caribou, but it's no easy task to locate prey that never stops traveling. अब ये कैरिबू तो कभी रुकता नहीं है, वुल्फ को भी इसके पीछे पीछे चलता रहना पड़ेगा, ढूंढते रहना पड़ेगा कि कहाँ है वो। रास्ते भर ये खाते 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 आगे चलते हैं। Fighting flies and the quest for new pasture drives the migration ever onwards. अब इस वुल्फ को रास्ता मिल गया है, देखो पगडंडियां पकड़ ली इसने, A ये यहाँ wolf से गए has हैं। finally picked up the trail. The caribou are close. At last, a chance. The hunt is on. The wolf panics the herd and the weak and young are singled out. एक को अलग करेंगे ग्रुप से ना, झुंड में से एक को अलग कर The देंगे, calf is बच्चे separated को from खास its कर। mother. खैर कुदरत का नियम है, वो शिकार करता है इस तरीके से क्योंकि उसका भी पेट भरना है ना। तो ये हमने देखा। अच्छा, मैं आपको दो हिरणों की फोटो दिखा रहा हूँ, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं आगे चलूंगा, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक बड़ी अजूबी चीज मेरे को मिली देखने में कि हमें इसके बारे में पता नहीं है। ये चीरू एंटीलोप है, तिब्बत में होता है। ये हर साल जो है 1000 से 600 किलोमीटर की यात्रा हर साल कर देती है ना। बहुत कम लोग, बहुत कम बचे हैं, ये बस 1000 बची हैं बताते हैं, है ना। बहुत कम बचे हैं। और ये देखिए कितना अजीब सा हिरन है इसका नाम है साइगा हिरन, कजाकिस्तान में होता है। सिर्फ मैंने आपको ये अजीब सा है इसलिए दिखाने के लिए फोटो की। बहुत एंडेंजर्ड है, बहुत कम बचे हैं क्योंकि वहां पे लोगों ने इनका शिकार कर करके खत्म कर दिया। हर साल 1000 किलोमीटर की यात्रा करता है,
स्टेप में, स्टेप कजाकिस्तान का जो जैसे चराई का मैदान होता है उसको वहां पे स्टेप बोलते हैं। तो ये स्टेप है कहाँ पे? तो ये जो ग्रीन वाला इलाका है ना, देखिए पूरे यूरोप का ये वाला हिस्सा से लेके और चाइना के मंचूरिया तक ये पूरा स्टेप कहलाता है। ये चरा प्लेन जैसा तो पठारी इलाका है, ऊंचे नीचे पहाड़ है और इसमें पूरे हरियाली है, इसको स्टेप कहा जाता है? तो ये मैंने सिर्फ जानकारी के लिए आपको बताया। खैर, अब हम आगे चलते हैं। अब हम फिर से चिड़ियों की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। ये एक बड़ी खूबसूरत चिड़िया है जिसके साथ बहुत हमारे रिश्ते जुड़े हुए हैं और बड़ा दुख भी होता है जब इस चिड़िया को मैं देखता हूँ, है ना? और आपको भी जरूर होगा जब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये साइबेरियन क्रेन इसका नाम है ना? ये साइबेरिया जो कि रशिया का उत्तरी इलाका है, उत्तरी ध्रुव के पास बिल्कुल है, वहां पे रहने वाली ये चिड़िया है। वहां एक नदी है, वहां ये रहती है। और ये दो ग्रुप हैं, इसके दो समूह हैं। एक तो जो मैंने आपको नदी बताई वहां पे रहता है, एक समूह थोड़ा सा पूरब की तरफ और रहता है। और ये जो है इसके आप बड़ी पहचान इसकी अलग है। इसका जो मुंह है, चोंच है, लाल है और आधा माथे तक लाल है ना? ऐसा लगता है हेलमेट जैसा पहना हुआ है। पीली आंख है, लाल पैर हैं इसके और पूरी सफेद है। सिर्फ इसके पंख जो है किनारे किनारे से ये काले होते हैं। बड़ी खूबसूरत चिड़िया है और उड़ते समय बहुत ही खूबसूरत लगती है। और ये रशिया से उड़ के आती है गर्म इलाकों में नीचे की तरफ, है ना? हिमालय को पार करती हुई, हिमालय बहुत ऊंचा हो जाता है तो ये इस तरफ से पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश में एंट्री करती है। ठीक है, देखिए ये यहाँ से यहाँ पे ये नदी है जहां पे ये मैं बता रहा हूं आपको, वहां से उड़ना शुरू करती है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और वहां से फिर इंडिया और एक समूह चला जाता है टर्की की तरफ, ईरान की तरफ। ठीक है, और एक समूह जो है वो जो वेस्टर्न वाला है, वो रशिया वाला, वो चाइना तक आता है? वो देखिए, वो ये चाइना तक आता है। ये यहां से उड़ के ये चाइना तक आता है। और ये वाला ग्रुप जो है केनोव नदी है, केनोवत नदी से शुरू होके ये भरतपुर तक आता है। 5,000 किलोमीटर की यात्रा एक साइड हो जाती है इसकी। ठीक है, अब ये बड़ी खूबसूरत बात है साहब, हमने देखा भरतपुर तक आती है, हमें बड़ी खुशी हो रही होगी ना कि ये हमारे देश में आते हैं। पर अब आपको एक बड़ी दुख की बात बता रहा हूं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, इसको अम्ब्रेला स्पीसीज बोलते हैं। आपके सामने एक नया शब्द आ रहा है, अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होता है? एक ऐसी स्पीसीज जिसके कारण से बहुत सारी पूरा पर्यावरण जिसके जिसके साथ साथ चलता है, वो पूरा पर्यावरण इसको सपोर्ट करता है, तभी ये बच पाती है। तभी और इसके कारण से पूरा पर्यावरण बना रहना चाहिए, तभी ये दोनों आपस में एक दूसरे को संभाल सकते हैं। पर्यावरण भी तभी संभलेगा और ये सारस भी तभी संभल सकता है। इसको सारस नहीं, एक क्रेन बोलते हैं। तो ये क्रेन कई तरीके की होती हैं, उसमें से ये साइबेरियन क्रेन जो है सबसे खूबसूरत मानी गई है। और भी हैं, पर ये हमारे देश में आती है भरतपुर में। अब इसकी अफसोस की बात क्या है, 2001 के बाद, 2001 से लेके अब 2021 आ गया, एक भी क्रेन हमारे देश में नहीं आई। इन्होंने आना बंद कर दिया और आएंगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो समूह था, ये वाली जो ग्रुप था जो हमारे देश में आता था, ये खत्म हो चुका है। सिर्फ ये वाला ग्रुप बचा है, इसलिए वो चाइना तक आता है, जा रहा है। ये वाला ग्रुप बिल्कुल खत्म हो गया, एक भी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? ये हमारे कारीगर लोग हैं, इन लोगों ने इसका शिकार कर करके इस चिड़िया को खत्म कर दिया। और कुछ तो वैसे ही पर्यावरण की वजह से इनका मौसम बदलता है, इनको प्रॉब्लम होने लगी, इनका खाने पीने की दिक्कत हो रही थी। ये हमारे कैलो देवी, कैलो जो हमारा भरतपुर में जो कैलो देवी फार्म वो है, बर्ड सेंचुरी है, वहां आया करती थी। और 2001 तक इनको देखा गया, एक दो बर्ड आई थी, फिर उसके बाद कोई भी नहीं आया, ये खत्म हो गई। ये पे अफगानिस्तान में एक लेक है, एक झील है, ये झील है पीछे, इसका नाम है अभी इस्तादा ये झील है। वहां पे ये लोग इसका शिकार कर देते हैं खाने के लिए और ये खत्म होगी बेचारी, है ना? ये बड़े अफसोस की बात है। ये साइबेरियन क्रेन के बारे में, इसका प्रवास, जिसका इतना खूबसूरत प्रवास था, कहां से कहां तक आती थी, हर साल हमारे देश में आती थी, फिर वापस जाती थी और लोग इसका इंतजार करते थे देखने के लिए। अब ये नहीं दिखती है। अब एक और क्रेन, है ना, इसको नाम इसका ये बहुत ही इसके पीछे मैं जब देख रहा था बड़ी खुशी हुई मुझे देख के। इसका नाम है डोमिसेल क्रेन, है ना?
ये भी यूरोप से आती है, साइबेरिया से आती है, हमारे देश में मंगोलिया की रहने वाली है। वैसे तो ये ब्लैक सी के पास काला सागर जिसको बोलते हैं, वहां पे रहने वाली है। वहां से ये हमारे देश में आती है, अफ्रीका में भी जाती है और हमारे देश में आती है। तो हमारे देश में जब आती है तो देखिए यहाँ से ये शुरू होती है, ये एक कजाकिस्तान से, ये इसका इसका जन्म स्थल है। यहाँ से ये यही भी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए हमारे देश में वाडला नेशनल पार्क है गुजरात में, है ना, वहां आती है। और ये एक साइड की यात्रा इसकी हो जाती है बहुत लंबी, करीब 5000 किलोमीटर एक साइड हो जाती है। और यहाँ पे ये आती है गुजरात में, वाडला एक जगह है, वहां पे आके ये रहती हैं, यहाँ पे आती हैं। और ये अभी हमारे देश में एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे देश के लोगों में, हर जगह तो नहीं कह सकते पर कम से कम राजस्थान में ये बहुत अच्छा है कि जानवरों से बड़ा प्यार है। खासकर जो हमारा जो इस साइड का इलाका है राजस्थान का, जो बाड़मेर, बीकानेर, इस साइड के लोग जो हैं वो बड़े पशु प्रेमी और इस टाइप के हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है, आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ। एक जगह है, उसका नाम मेरे को मैं दिखाऊंगा। वो जगह जो है ना सिर्फ इस चिड़िया के लिए फेमस हो गई है। गांव के लोग सारे, अमीर लोग सब चले गए हैं, मारवाड़ी लोग बिजनेस वाले थे, पैसा था बहुत, हवेलियां छोड़ छोड़ के सब जगह बिजनेस करने चले गए हैं। पर उन्होंने एक चीज अच्छी करी कि इन चिड़ियों के लिए एक जगह बना दी है और वो दान देते हैं इन चिड़ियों के दाने के लिए। और ये चिड़िया जो कभी गुजरात तक आती थी, यहाँ तक गुजरात तक आती थी, यहाँ भी आती हैं, पर अब वो ये राजस्थान में आती हैं, यहाँ पे भी आने लगी हैं। ये मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देखिए कि कितना प्रेम है इनको अपनी इन चिड़ियों से, उनका इलाज तक कराते हैं। देखिएगा पूरा वीडियो। Khichan, a sleepy, almost forgotten गांव का नाम है खीचन, है ना, याद नहीं आ रहा था मुझे। खीचन गांव है राजस्थान का, देखिए। little village in northwest India. These buildings, called Haveli, are hundreds of years old. सब लोग छोड़ छोड़ के चले गए Mansions of the wealthy, they are now abandoned and only a few families remain. Khichan is in the middle of the Thar desert on the Pakistani border. Once an important stop on the trade route, many were lured away by the promise of better things in nearby Delhi. Not a lot happens here now, but every August. अब ये देखिए, अगर आपको ये मजा लेना है ना इस चिड़िया का, तो यही महीना है जो अब आ रहा है, अगस्त का। किसी के पास मौका है तो जाके देखिए, खीचन जाइए राजस्थान में और देखिए वहां क्या नजारा है। Khichan is transformed thanks to the arrival of some unique visitors, demersal cranes. These beautiful birds have flown thousands of miles from Mongolia and Eurasia to spend winter here, and the Khichan community has become their guardians. A few years ago, only about 150 birds a year would visit, but a conservation program has helped their numbers to soar to over 20,000. Every day at sunrise, the village echoes with the sound of feeding cranes arriving at the Chugga Ghar, or feeding home that's been created for them. Local and passing grain traders donate the grain. This ensures the birds don't ravage the nearby farmlands, helping human-bird relations tremendously. The morning feedings are a bustling affair, yet every bird gets a chance to eat their free meal. The sight of thousands upon thousands of cranes all feeding at the same time is like a mesmerizing ballet. It's an extraordinary sight to see and hear. And when they've had their fill, they spend the rest of the day on nadis or ponds, where they can drink and eat pebbles, which they do to digest their grains. The cranes are quite comfortable with the humans going about their daily business so close to them.
चिड़ियों The को भी पता presence है of the यहाँ के लोग cranes हमें means मारते नहीं है, कुछ they नहीं are कहते, इसलिए entwined वो in the आराम से history रहती हैं, and culture of भागती the नहीं है, इनको area. देख के डरती नहीं है। A popular folk song tells the story of a newly married woman whose husband has और इसके पीछे ना उन्होंने लोकगीत भी बना दिए हैं इस चिड़िया के लिए। देखिए आपको एक राजस्थानी लोकगीत भी इसमें सुनाई देगा कि कैसे एक लड़की जो है, आप समझ जाएंगे, हिंदी में है वो गाना। had to leave the village to seek work. But beyond the beautiful legends, the cranes face very real threats. Feral dogs will attack them, and there are high power lines that surround the village. बिजली के खंबे और कुत्ते थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। This unfortunate bird is receiving emergency care after being electrocuted. तो ये हम देख रहे हैं राजस्थान में किस तरह से ये डोमिसाइल जो क्रेन है वो हमारे देश में आती है? और यहाँ पे इस तरह से खूबसूरत एक हमारे लोगों का कितना अच्छा है कि जहां पहले 2-4 आती थी, फिर 150 हो गई, अब 20,000 आ गई हैं, है ना? तो बहुत अच्छा है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं पानी के अंदर। इसको आज आखिरी हम देखते हैं, फिर हम इसको फिर अगले सेशन में करेंगे आगे। अभी कुछ और चीजें हैं और मेरे को अगले सेशन में आपको ये भी बताना है कि ये अपना रास्ता कैसे ढूंढती हैं, कैसे वापस आते हैं, कैसे जानते हैं कि अब हमें जाना है। इसके ऊपर थोड़ा सा अगले सेशन में हम देखेंगे। आज थोड़ा सा देखते हैं कि ये, अब हम थोड़ा समुद्र के अंदर चलते हैं। देखिए ये कछुआ है। कछुए में जो जमीन का कछुआ और पानी के कछुए में फर्क है। जमीन के कछुए को हम कछुआ कह देते हैं, इंग्लिश में टॉर्टोइस कह देते हैं, पर जो पानी का है, जो समुद्र के अंदर रहता है, उसको कहते हैं टर्टल, है ना? टर्टल। दोनों में फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए टर्टल के जो है ये अगले पैर चप्पू की तरह होते हैं, जबकि कछुए के पैर जो है, टॉर्टोइस के पैर में जैसे हाथी का पैर होता है, उसमें नाखून होते हैं, ये इस टाइप का होता है। दूसरा फर्क ये होता है कि इसकी जो कवच है, जो हमारा जमीन वाला कछुआ है, वो ऊपर से ज्यादा गोल होती है ना, गुंबद की तरह होती है। पर जो पानी का टर्टल है उसकी प्लेन ज्यादा थोड़ी सी स्लोपिंग होती है ना? ये मेन फर्क है दोनों के अंदर। और ये जो है कछुए, ये ज्यादातर ट्रॉपिकल, यानी जो एक भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे उसी इलाके में, थोड़ा सा ग्लोब उसी पानी में रहते हैं, और अपने अंडे देने का टाइम और उनका खाने का टाइम, इसी के बीच में ये दोनों चलते रहते हैं। ठीक है? और ये देखिए कितने तरीके के टर्टल होते हैं समुद्र के अंदर। ये मैं आपको एक दिखा रहा हूं, इतने तरीके के। हमारे देश में आता है ये वाला, ठीक है? हमारे देश में जो आता है, मैं आपको इसके बारे में भी दिखाऊंगा। और ये लेदर बैक है जो 6 फुट तक होता है, सबसे बड़ा। बहुत ही जेंटल होते हैं ये, किसी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बहुत ही नम्र और जेंटल जानवर है, बहुत किसी को कुछ नहीं कहते। और अपने जीवन का 99% जीवन जो है पानी के अंदर ही इनका बीतता है। 1% ये बाहर आते हैं। वो क्यों आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप देख लीजिए कि इनकी यात्रा कैसी है, ये खाते क्या हैं, और ये ये जेलीफिश को खाते हैं, है ना? जेलीफिश खाते हैं और अपना वजन बढ़ाते हैं और फिर लंबी लंबी यात्रा करते हैं। मैं आपको इसके थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। When you think of a sea turtle, do you picture it laying eggs on a tropical beach? ये सब किनारे पे आए हैं इस टाइम अंडे These देने turtles के लिए। actually spend अंडे देने के लिए 99% आते हैं। of their lives in the water, नहीं तो सारा समय many पानी के doing अंदर ही रहते हैं। migrations that can be thousands of miles and take months or years to complete. Sea turtles have very different lifestyles, with some staying in the same reef area their entire lives. कुछ as टर्टल in the ऐसे case होते हैं जो यात्रा of नहीं octopus. करते, है ना? वो एक ही इलाके में रहते हैं, Turtles like उसी के leatherbacks अपने कोरल and रीफ पे रहते loggerheads, हैं। however, और ये जो can cross टर्टल entire है, ये oceans लेदरबैक, in search for food, बहुत लंबी यात्रा करता है। and जो nesting. पैसिफिक सागर है उसको ईस्ट कोस्ट से लेके ईस्ट These कोस्ट migrations start तक, and end पूरे at the तट से nesting तट, beach. पूरे पैसिफिक ओशन Depending को on the पार करता है। species,
और यहाँ Female अंडे sea देने के लिए turtles आता will है। ये return लेदर बैक है, every देखिए year इसकी to पहचान है, every 3 इसकी years पीठ पे to 3-4 mate ऐसी with लाइन male दिखाई turtles देगी आपको। offshore and lay their eggs. यहाँ अंडे देके Once finished laying their eggs at वापस the चली end of the जाती है। nesting season, they return to the मट्टी की water गर्मी से and बच्चे begin the अपने next आप part of the निकलते हैं। cycle. कैसे निकलते हैं मैं वो अगले वीडियो में दिखाऊंगा आपको। Many turtles follow currents to save energy. Sea turtles migrate to find abundant sources of food such as crabs or ये इनका jellyfish. खाना है, क्रैब है, जेलीफिश है, ये They need to जेलीफिश eat है large amounts of food और to कुछ build up काई fat खाते for हैं। migration and nesting and for mating, which require tremendous amounts of energy. The leatherback turtle has one of the longest migrations of any animal on Earth. These huge creatures can weigh more than 1,000 pounds and measure 6 feet in length. Their huge size allows them to withstand colder water better than any other sea turtle. From their nesting beaches in the Caribbean, ये यहाँ पे the leatherbacks यानी of जो the हमारे Atlantic वेस्ट इंडीज migrate वाले all जो the देश way हैं, north क्यूबा, यहाँ to पे the cold waters off यहाँ of बच्चे Nova देते हैं, Scotia, यहाँ से Canada, जाते हैं इधर in search ऊपर of को, giant वहाँ पे jellyfish. जेलीफिश खाती है। A leatherback can eat its जेलीफिश weight खा खा in के jellyfish each वो day मोटा हो as they जाता put है। on fat. फिर वहां से ये फिर नीचे आता है। Once they eat their fill, some of these turtles will head down the middle of the Atlantic on their return to the Caribbean. Others have been tracked all the way to the west coast of Africa है ना, before heading back across the देखिए ocean. कितनी लंबी यात्रा हो गई है, पूरी यात्रा This migration can be thousands of miles and take 2 to 3 years. A Pacific loggerhead turtle can rival this epic migration. From their nesting grounds in Japan, they cross the entire North Pacific, passing Hawaii on the way to feeding grounds. देखिए आपको मैं इसकी यात्रा ऐसे बता सकता हूँ, कितनी आपको ऐसे बता रहा हूँ कि भैया पूरा प्रशांत महासागर पार किया, आपको लगेगा हाँ क्या होगा, करता होगा, पर आपको बता दूं प्रशांत महासागर कितना चौड़ा है कि अगर प्रशांत महासागर का फिलीपीन से लेके और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे दूर वाला हिस्सा है उसको नापें तो हमारा चांद उसके अंदर आ सकता है। यानी चांद को पार करता है ये कछुआ पानी के अंदर अंदर, इतनी लंबी यात्रा करता है। तो ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है जो इस कछुए along की the है। Baja California coast in Mexico. ठीक है, तो ये इसकी यात्रा हो गई। और ये देखिए ये लेदर बैक है, ये देखिए इसके ऊपर लाइन होते हैं 1 2 3, उधर भी 2 लाइन, यानी 5 इसके ऊपर करीब 5 लाइनें होती हैं इसके ऊपर, हैं 5 लाइनें होती हैं। और इसके आप देख रहे हैं हमारा कछुआ अगर जमीन का होता तो ये ऊपर से ऐसा होता है ना, पीठ उठी होती, पर ये फ्लैट होता है। और इसके अगले वाले पंख भी आपने देखे कैसे है। ये देखिए यहाँ पे ये पैदा होता है, यहाँ बच्चे देने के बाद ये जाता है इतनी लंबी यात्रा करके, ये ठंडे ठंडे पानी में होता हुआ जाता है ऊपर, वहां पे जेलीफिश को खाता है, जेलीफिश को खाने के बाद फिर नीचे को आता है। तो ये टोटल जो इसकी यात्रा हो जाती है एक साल में करीब जो है 17,000 किलोमीटर है, लगा लीजिए आप कितना है, यानी 17,000 किलोमीटर इतना हो जाएगा कि यहां से हम पूरा यूरोप पार करके जा सकते हैं। इतनी लंबी यात्रा ये अकेला बहामास यहाँ से लेके कछुआ इतनी लंबी यात्रा करता है, पूरी जिंदगी तैरता रहता है। ये तो हो गया हमारा अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक सागर का। अगर हम ये प्रशांत महासागर की बात करें तो ये फिलीपीन से लेके और ये यहाँ तक कैलिफोर्निया के इस तट तक जाता है और फिर वापस आता है। तो ये इतनी लंबी माइग्रेशन करता है हर साल है। खाना इसका इस जगह है, बच्चे इसको यहाँ देने हैं, इसलिए इसको लंबा यात्रा रहती है, यहाँ खाएगा फिर वापस आके यहीं जन्म देगा बच्चों को। और ये वाला जो है ये इसको बोलते हैं ऑलिव रिडले, ये हमारे देश में आता है, ये हमारा वाला कछुआ है जो ज्यादातर हमारे इस साइड बॉम्बे साइड में भी आता है, पर इसके सबसे फेमस है जो आता है उड़ीसा की तरफ में, है ना। इस जब आता है तो एक शब्द बोला जाता है, उसको बोला जाता है एरिबदास। अरिबदास मतलब एक स्पेनिश शब्द है, स्पेन की भाषा में, जिसका मतलब है कि आना, अराइवल, है ना। आना बोलते हैं अरिबदास कि भाई अब कछुए आ रहे हैं। और ये जो है 50 किलो तक का होता है और पूरी तरह से अंडों से भरी हुई मादा जो है इस टाइम जमीन पे आती है। और देखिए इस तरह से दुनिया भर के करोड़ों बच्चे यहाँ पे जन्म लेते हैं। अंडे देने का इनका भी माचिस की डब्बी जितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक माचिस की डब्बी जितने, है ना। और ये माँ इनको मट्टी में अंडे दे के चली जाती है और ये अपने आप मट्टी के अंदर से अपने आप ही बाहर आते हैं, इनको कोई संभालने वाला नहीं है बेचारों को। तो बहुत दफे पहले तो इनके अंडों को चुरा लेते थे लोग, है ना,
अंडे चुरा चुरा के ले जाते थे, अपने घर में खाने के लिए ले जाते थे, कुछ इन कछुओं को भी मार देते थे। पर अब जब लोगों ने, सरकार ने समझा, लोगों ने समझा कि नहीं ये बड़ी अच्छी, ये तो हमारे लिए एक बड़ा, हम बहुत गलत कर रहे हैं ऐसा करके, क्योंकि ये कम होने लगे थे। तो अब जो है इनको नहीं मारा जाता, अब इनको कोई नहीं पकड़ता, इसको पूरे उस इलाके को बंद कर दिया जाता है कि कोई भी उसको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि इनको, ये बड़ी एक कमाल की बात है जो कि मैं वैसे आगे आपको बताना था, कि अगर जितनी लाइट इनको दिख रही है, जो पेड़ पौधे आसपास दिख रहे हैं, वो जो इस समय इनके दिमाग में बैठ गई ना बात, वो इनके जिंदगी भर ही नहीं जाएगी, क्योंकि ये उसी की याद में वापस आएगा यहाँ। अगर यहाँ पे लाइट वाइट हमने ज्यादा बढ़ा दी तो ये, और बाद में वो लाइट हमने हटा दी तो इसको मुश्किल हो जाएगी। ये उसको याद रखते हैं। देखिए कैसे कैसे इसकी माँ जन्म देती है और कैसे आती है। आखिरी वीडियो आज का हम देखते हैं। The shores of Oaxaca. At high tide, they start to emerge from the surf. Olive Ridley sea turtles. At first, they come in ones and twos, but within an hour, they arrive by the और जब ये आते हैं ना, तो इंसान तो चलो अब समझ गया नहीं नुकसान पहुंचाना, पर बहुत सारे प्राणी इनका इंतजार करते हैं भैया। कौवे और जो वहां की चीले हैं, गिद्ध हैं, सब इंतजार करते हैं कि कोई मरे, कोई किसी के अंडे बाहर रह जाएं तो हम उनको खाएं। कौवे इनके अंडों को निकाल निकाल के खा जाते हैं। तो ये सब भी वो कुदरत का एक नियम है ना। अगर सारे अंडे बच्चे आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कि करोड़ों में आते हैं। एक मादा जो है करीब 100-150 अंडे तक दे देती है एक टाइम में, है देखिए। thousands. For the next few weeks, more than 4 million females will visit this coastline from all across the Pacific to lay their eggs in the sand. The very same beach where they were born. इनका भी जन्म इसी जगह हुआ था, वहीं पे अंडे देने खुद आई है। तो ये उसी जगह At आएगी जहां around पैदा हुई। 40 years old, this female has made the journey many times. Laden with eggs, the crushing weight of gravity and thick sand amplifies her exhaustion. But she can't show any sign of weakness. She's being watched. इनको सब लोग, इनको देखो यहाँ गिद्ध भी इनको देख रहा है। Soar over किसी Oaxaca's तरीके से ये beaches in मौका मिले, September. कोई मरे, हम इनको खाएं। They'll happily pick away उसको at पता है any कि अगर मैंने dead जल्दी or अंडे दे के dying नहीं गई तो ये turtles. मेरा शिकार हो जाएगा, है ना। वो जल्दी जल्दी अंडे दे के वापस जाना चाहती है। Once the female finds a clearing in the masses, her real work begins. She digs deep, अब ये गड्ढा खोदेगी using her अंडा देने fins के लिए। like shovels. If her nest is too shallow or below the high tide line, her eggs will be washed away. कितना When her खूबसूरत nest is अंडा deep उसने enough, अपना घोंसला बनाया। देखिए अंडा she enters a गड्ढा trance खोदा है, बिल्कुल गहरा। and begins to lay. अगर शैलो होगा, गड्ढा ज्यादा नहीं होगा तो पानी आएगा, अंडे सारे बाहर आ जाएंगे। Within the hour, she drops around 100 eggs, some 2 at a time. अब फिर गड्ढे Using को what बंद little कर देगी। energy remains, she works to quickly conceal her nest from prying eyes. Packing down the sand. It's time कितना दिमाग है, for उस her दबा final के push. अच्छे से बंद कर रही है। back to the ocean. अब वापस चली जाएगी। और ये बच्चे तो हैं, इसमें से अपने आप निकल के बाहर आ जाएंगे, हैं। तो ये हमने देखा, आज हमने कैसे निकलते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए इतने सारे एक साथ निकलते हैं ये। और इनको पता है पानी की आवाज किधर आ रही है, कि समुद्र की तरफ ही भागते हैं, उल्टा नहीं जाते कभी भी। अपने आप मट्टी में से निकलते हैं। देखिए कैसे निकल रहे हैं और सीधा पानी की तरफ भागते हैं।
तो ये इस तरीके से रिडले कछुए की कहानी मैंने आज आपको यहाँ तक बताई। आज हम यहीं तक रखेंगे, अगली बार हम इसको और आगे चलेंगे। अभी कुछ और चीजें रह गई हैं जो मजेदार सी हैं, वो बतानी है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इन्हें पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है, दिशा का कैसे पता चलता है। कुदरत ने इनको ऐसी क्या खूबियां दी हैं कि इन्हें पता है कि मुझे इस दिशा में जाना है ना। और उसके ऊपर कैसे कैसे स्टडी करके साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं, पर अभी भी पूरी तरह से पता नहीं चल पा रहा है कि भाई ये हो कैसे, पता कैसे चलता है। थोड़ा थोड़ा इन्हें पता चल गया है, तो मैं वो आपको अगली बार बताऊंगा। तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। जरूर कुछ सीखने को मिला होगा आपको। चलिए फिर, सबको बाय बाय हैं।